जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं अवस्थी जी स्टडी पॉइंट एंड मस्ती के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम आधुनिक इतिहास की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमने बंगाल विभाजन तक कवर कर लिया था। उसी क्रम में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया जाता है। वो है हमारा टॉपिक स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, यानी बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन स्टार्ट किया गया था भारतीयों द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा। तो आखिर वो पूरी तरीके से सफल क्यों नहीं है, इस बारे में जानेंगे। छोटी सी क्लास है लेकिन कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। जैसा कि आपको पता ही है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन किसके विरोध में हुआ? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ आपसे पूछा जाए, अगर देखा जाए तो ये प्रस्ताव पास हो गया था 20 जुलाई 1905 को, लेकिन अगर प्रभावी पूछा जाता है तो ये डेट याद रखना है 16 अक्टूबर 1905 को। ये लास्ट क्लास में आपको बता चुके हैं। और इसका विरोध कहाँ व्यापक रूप से होगा, क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ तो इसका विरोध भी ज़्यादातर प्रभावकारी होगा बंगाल में। और इसके विरोध में अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज दमनकारी नीति यानी आंदोलन को दबाने वाली नीतियाँ लाएंगे। बंगाल में व्यापक विरोध होगा, कोई रैली करेगा, कई जनसभाएं होंगी, कहीं पर्चे बांटे जाएंगे। तो इस तरीके से बंगाल विभाजन के विरोध में प्रदर्शन होगा। अब हम चलते हैं और कहाँ कहाँ विरोध होता है। इसको बंग आंदोलन भी कहते हैं, याद रखना है। बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन चला उसी को कहते हैं। तो सड़कों पर प्रदर्शन होता है, समाचार पत्रों के माध्यम से जो भी हमारे अभिनव समाज के लोग होते हैं वो समाचार पत्रों में खबर चाहते हैं, और इसी को देखकर अंग्रेज क्या करते हैं, इन पर अलग अलग प्रतिबंध लगा देते हैं जिससे कि इन पर आगे प्रचार प्रसार ना किया जा सके। विरोध में होता है, इनका मकसद यही होता है बंग यानी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन मतलब स्वदेशी चीज़ें अपनाओ, और जो भी अंग्रेजों द्वारा बाहर से लाई गई हैं उन चीज़ों का बहिष्कार करना। इसीलिए इसका कहा गया स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। ये कृष्ण कुमार मित्रा की एक पत्रिका है संजीवनी, वहाँ ये उल्लेख मिलता है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के बारे में। तो इस बात को याद रखना है। तो इसी से प्रेरित था ये स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। याद रखना है इस पुस्तक का नाम संजीवनी। पूछा जाए किसकी पत्रिका है संजीवनी, तो ये पत्रिका है कृष्ण कुमार मित्रा की। आगे हम चलते हैं। आगे देखो इसका उद्देश्य क्या होता है। सिंपल सी बात है, बंगाल विभाजन हुआ था तो बंग का फैसला वो वापस हो, यानी बंगाल विभाजन का फैसला वापस हो। ये स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। एक हम आपको लास्ट क्लास में बताए थे 7 अगस्त 1905 को जो टाउन हॉल की बैठक हुई थी कलकत्ता में, इसका नेतृत्व हमने बताया था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने किया था। इसमें अन्य लोग भी शामिल हुए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, पृथ्वीराज चंद्र राय। और इसमें क्या था कि अन्यायपूर्ण जो फैसला लिया गया है इसको वापस किया जाए। किसने? जो अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का फैसला लिया है इसको वापस कर लें। यही स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में यह है कि आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे, यानी इस आंदोलन के दौरान कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए। तो सबसे पहला कार्यक्रम है विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, यानी जो भी विदेशी वस्त्र हैं उनका बहिष्कार करो। यह आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, जो भी विदेश से वस्तुएं आ रही हैं उनका भी बहिष्कार करो। सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, यानी अंग्रेजों द्वारा जो सरकारी स्कूल खोले गए थे उनका भी बहिष्कार किया। सरकारी नौकरियों का, कई लोगों ने नौकरियों से इस्तीफा दिया। सरकारी अदालतों का बहिष्कार। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्लाइड हमने की। आगे क्या है? विरोध प्रदर्शन में जनसभाओं का आयोजन, यानी विरोध प्रदर्शन हुआ यहाँ पर इसी आंदोलन के बीच, और जनसभाओं का आयोजन हुआ। महिलाओं द्वारा विदेशी मादक पदार्थों की दुकान के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। महिलाएं क्यों? क्योंकि जो भी विदेशी मादक पदार्थ थे उससे भारतीय नशे में रहते थे और जिससे वो आंदोलन में सक्रियता नहीं निभा पा रहे थे, तो इसका बहिष्कार महिलाओं ने किया। जो भी शराब वगैरह इस तरीके से नशा संबंधी थी, अफीम वगैरह, इसका विरोध महिलाओं ने दुकानों पे जा के किया। अब बहिष्कार तो हो गया। अब चूंकि स्वदेशी है तो रचनात्मक कार्य होंगे। तो रचनात्मक कार्य यहाँ पर क्या क्या हुए? रचनात्मक कार्यों में उद्योग को स्थापित किया गया, उद्योगों को स्थापित किया गया। जैसे लघु उद्योग स्थापित हुए, कुटीर उद्योग भी स्थापित हुए। राष्ट्रीय शिक्षा जो पद्धति है उसको लागू करो, यानी जो विदेशी अंग्रेजी ईसाई मशीनरी थी उनका बहिष्कार हुआ। तो नए नए स्कूल कॉलेज भारत ने खोले और भारतीय शिक्षा को
बढ़ावा दिया। सामाजिक सुधार के कार्यों को बढ़ावा दिया गया है। ये रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य के मतलब कि हम नई नई चीज़ें अपने आप लागू करेंगे, जो अपने आप से रचना करते हैं उसको रचनात्मक कार्य कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे रचनात्मक कार्य हुए। अब बंगाल विभाजन जो कि काफ़ी व्यापक रूप से होने लगा था, तो अब यहाँ पे एक समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि कांग्रेस के जो अन्य नेता थे, जो भी उदारवादी नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले, उन्हीं में से फिरोज शाह मेहता, ये भी मुख्य नेता थे, दादा भाई नौरोजी, ये उदारवादी नेता थे। उदारवादी नेता ये क्या सोच रहे थे कि ये जो आंदोलन है बंगाल तक ही सीमित है, यानी यहाँ पे दो मंशाएं आ गई कि बंगाल के बाहर ना जाए। बंगाल के बाहर जाता जो उदारवादी नेताओं की छवि हो थोड़ी सी कम हो जाती, और जो उग्रवादी नेता थे जैसे लाल बाल पाल, इनकी छवि काफ़ी आगे बढ़ जाती। तो इसी में मनमुटाव, अब यहीं से थोड़ा सा आंदोलन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उदारवादी नेता चाहते हैं कि बंगाल तक सीमित रहे, और जो अन्य नेता उग्रवादी थे कि चाहते थे कि पूरे देश में लागू, पूरे देश में लागू। इसी चक्कर में ये दोनों में थोड़ा सा मनमुटाव होता है। और यहाँ पे लिखा भी है, देखो कि उदारवादी नेता चाहते थे कि आंदोलन का प्रसार केवल बंगाल तक ही सीमित है, जिससे कि उनकी छवि बनी रहे। और उग्रवादी नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये नेता चाहते थे कि बंगाल से बाहर जाए, जिससे कि इस आंदोलन को और बढ़ावा मिले और अंग्रेज जो बंगाल विभाजन का फैसला किए हैं वो वापस ले लें। आगे इसमें होता है कि पंजाब में क्या होता है? अजीत सिंह होते हैं, लाला लाजपत राय होते हैं, सैयद हैदर रजा होते हैं, तो ये भी काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं। और बंगाल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और चिदम्बरम पिल्ले और बिपिन चंद्र पाल ये सक्रिय रहते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग नेता रहते हैं, और ये धीरे धीरे जब पूरे भारत में फैलने की स्थिति में होता है तो उदारवादियों को बड़ा झटका लगता है। सोचते हैं कि ये आंदोलन अगर पूरे भारत में फैला तो हमारे कांग्रेसी नेताओं का क्या होगा, यही था। तो अगर प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन पारित होता तो पूरे भारत में लागू हो जाता। यहाँ पे लिखा भी है, अगर मान लो पूरे भारत में लागू करना, तो कांग्रेस बन गई थी, तो कांग्रेस चाहता तो प्रस्ताव पास करा देता और पूरे भारत में लागू होता, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकी। अब राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा कैसे मिला? हमने एक पॉइंट रचनात्मक कार्य में बताया था, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा कैसे मिला, यहाँ से भी कई बार एक पॉइंट पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा में मद्रास में एक कॉलेज खोला जाता है, पूछा गया है 75 राष्ट्रीय कॉलेज कहाँ खोला गया था, तो ये बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार, इसी समय 75 राष्ट्रीय कॉलेज कहाँ खोला गया पूछा हुआ है, मद्रास में। ये बीपीएससी जो पीसीएस एग्ज़ाम होता है उसके लिए पूछा गया था कि 75 राष्ट्रीय कॉलेज कहाँ था, तो मद्रास में था। उसके बाद दयानंद एंग्लो कॉलेज पंजाब में खोला गया, और बंगाल में बंगाल इंस्टीट्यूट। बंगाल से एक महत्वपूर्ण आता है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो सर गुरुदास बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया, ठीक है, और इन्होंने क्या, एक रंगपुर में नेशनल कॉलेज हो जाए, एक बंगाल नेशनल कॉलेज से क्वेश्चन आया था कि बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे, तो बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे अरविंदो घोष। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे। 75 राष्ट्रीय कॉलेज कहाँ था, तो मद्रास में, और पूछा जाए कि बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे, तो अरविंदो घोष। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने अलग से बता दिया। अब हम चलते हैं आगे है, देखो बंगाल केमिकल की स्थापना हुई, जो कि प्रफुल्ल चंद्र राय थे, उन्होंने बंगाल केमिकल की स्थापना की, ठीक है। किसने की? प्रफुल्ल चंद्र राय ने, ठीक है। और वंदे मातरम गीत इस समय राष्ट्रवादी आंदोलन का गीत बन गया, क्योंकि 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया था, बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखित है। तो वंदे मातरम इस समय जो भी स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के समय ये राष्ट्रीय गीत बन गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय आमार सोनार बांग्ला लिखा, और सबसे जानकर हैरानी होगी, यही आमार सोनार बांग्ला, यही बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बनता है। आमार सोनार बांग्ला राष्ट्रीय गान कहाँ का बनता जाके है? बांग्लादेश का। ध्यान रखना है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए हमने आपको 2 बार बता दिया है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कौन स्थापित करता है? अवनींद्रनाथ टैगोर। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई हैं, तो अवनींद्रनाथ टैगोर 1906 में इस सोसाइटी की स्थापना करती है, और प्रथम छात्रवृत्ति मिलती है नंदलाल बोस को पहली छात्रवृत्ति दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है
अब जो कि ये आंदोलन चला, इसमें सफलता भी मिली, लेकिन अगर देखा जाए तो पूर्णतः सफलता नहीं मिली। इसके कारण यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो असफलता के कारण क्या थे कि पूरी तरीके से क्यों ये आंदोलन सफल नहीं हो पाया। काफ़ी लंबे तौर पे चला था पंजाब बंगाल में, लेकिन ये पूरी तरीके से सफल क्यों नहीं हुआ। क्योंकि एक तो कारण ये हो गया कांग्रेस में आपसी मतभेद। अगर सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था, कांग्रेस में आपसी मतभेद, यानी गर्म दल और नरम दल के नेताओं में मतभेद यहाँ से आना शुरू हो गए थे। गर्म दल वाले चाहते थे कि पूरे देश में बैठे और कांग्रेस के अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पास कर दिया जाए, लेकिन जो उदारवादी नेता थे, उदारवादी नेता मतलब नरम दल के नेता थे, वो ये चाहते ही नहीं थे कि ये आंदोलन बंगाल के बाहर, अगर बंगाल के बाहर चला जाएगा तो उनकी छवि थोड़ी सी कम हो जाएगी और जो उग्रवादी नेताओं की छवि आगे बढ़ जाएगी। इसलिए ये आपसी मतभेद हुआ था कांग्रेस में, इस कारण इस आंदोलन को पूरी तरीके से प्रभावी नहीं माना गया। उसके बाद प्रभावी संगठन का अभाव, यानी कोई महत्वपूर्ण एक पर डिपेंड होकर यह आंदोलन नहीं किया गया, मतलब एक नेता नहीं सही से चुना गया जो इसको प्रभावी तरीके से चला सके। दूसरा था नेतृत्व की कमी। वही बात है कि जब मुख्य नेता नहीं चुना तो अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग चलाते रहे, कोई किसी तरीके से चलाया। और राष्ट्रीय एकता की कमी, क्योंकि अगर कांग्रेस के अधिवेशन में अगर पास होता तब राष्ट्रीय एकता आती, कांग्रेस ने अधिवेशन में प्रस्ताव पास ही नहीं कराया, तो इस कारण ये पूरी तरीके से चल नहीं पाया। अंग्रेजों का कठिन दमन का चक्र, जब अंग्रेजों ने देखा कि भारतीय और कांग्रेस एक मत नहीं है तो उन्होंने और प्रभावी तरीके से दमनकारी नीतियां अपनाई और इस तरीके से इस आंदोलन को शांत किया। तो इसी कारण इसको पूरा सफल नहीं माना जाता है। आप समझ गए होंगे क्यों ये पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। तो इस क्लास में बस इतना ही छोटा सा टॉपिक था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछेंगे वो भी हमने आपको बताते चले हैं, और आगे की क्लास आप अच्छे से नोट कर लेना। पूरी क्लास में आपको जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख लेना। आज का क्वेश्चन हम इसी क्लास से पूछ रहे हैं, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड है। आपको बताना है राष्ट्रगान किस अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान किस अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान आपसे हम पूछ रहे हैं, राष्ट्रगान जनगण मन कौन से अधिवेशन में गाया गया था। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का इंतजार करेंगे। तो आज की क्लास बस यहीं तक। थैंक यू। राधे राधे। जय हिंद।